बच्चों, जैसा कि जैक बोर्ड का कल 12 का एग्जाम है। देखिए, एग्जाम में आपको बढ़िया तो करना ही है, उसके लिए आपको सबसे ऑल द बेस्ट। शुभकामनाएं मेरी हमेशा आपके साथ रहेगा, आशीर्वाद भी रहे कि आप अच्छा से अच्छा कर सके, अपना, मेरा और परिवार, समाज, सबका नाम रोशन कर सके। देखिए, उसके लिए आपको प्लान रखना पड़ेगा। देखिए, अब लास्ट लास्ट तैयारी आज समझिए रात है। अब इस लास्ट तैयारी में हम आपको ये नहीं बोलते कि आप ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए, पूरा हम पहले भी बता चुके कि वीडियो सबका बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। और लिख करके हमेशा करने का कोशिश करिए तैयारी, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटा जाकर के आपको लिखना है। अगर आप लिखने से चूक गए तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन आते हुए भी नहीं लिख पाएंगे। देखिए, हर चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं। आपको वो सबको लिखना है और घर में रिवीजन करना है, रिकॉल करना है। देखिए, रिकॉल करने से आपका क्या होगा, सारा रिवीजन हो जाएगा। एक टू द पॉइंट रिकॉल करिए कि एक दिन में हमको पूरा ये चैप्टर नहीं, पूरा फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कल एग्जाम जाने से पहले रिकॉल कर लेना और सारा क्वेश्चन को एक बार देखिए बढ़िया से। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है क्या कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल। हमको एग्जांपल लिखने बोल रहा है, किसका बोल रहा है? देखिए, राइट एन एग्जांपल किसके लिए? सॉलिड इन गैस। सॉलिड को हम गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं। देखिए, सॉलिड को अगर गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं, उसका एग्जांपल का बात करें तो ये कैम्फर इन एयर बोलिए, नाइट्रोजन बोलिए, नेफ्थलीन इन एयर। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल बोले तो हम बताए थे सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है? अमलगम, मर्क्यूरी इन मेटल। नहीं याद रहता है, रख दीजिए हाइड्रेट सॉल्ट। हाइड्रेट सॉल्ट का मतलब क्या होता है? FeSO4.7H2O, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हम क्या बताए थे कि हाइड्रोजन गैस इन प्लैटियम या प्लैटिनम। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या बताए थे? क्लोरोफॉर्म। देखिए, क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व करते हैं एयर में। किसमें? एयर में। देखिए, वैसी क्वेश्चंस नेक्स्ट है, व्हाई गैसेस आर लेस सॉल्युबल इन द वाटर व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड। हम क्या बताए थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक इन द नेचर। और जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है वो टेम्परेचर के साथ ना रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स। मतलब इट कैन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जितना गैस डिसॉल्व हुआ था सारा स्केप कर जाएगा। क्या होगा? लिखना है आपको ऐसे कि डिसॉल्विंग ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक इन द नेचर। और जो प्रोसेस, an exothermic process always decreases with the range of temperature due to equilibrium shift in backward direction and gases molecular escape out. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े? स्टेट एंड एक्सप्लेन द हेनरीज लॉ। याद होगा हेनरीज लॉ हम लोग क्या पढ़े थे कि मास ऑफ डिसॉल्विंग गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे कांस्टेंट बैठाते KH इंटू P, ये सिंगल गैस के लिए। या इसी को हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन गैस के लिए। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे कांस्टेंट बैठाते थे KH इंटू काई। एप्लीकेशन क्या था? याद करिए, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में। एप्लीकेशन क्या था? याद करिए, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, बेवरेज ड्रिंक बनाने में। एनॉक्सिया, क्या? पहाड़ पे ऑक्सीजन का कमी होता है, ये याद रखने के लिए। देखिए, नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है हेनरीज के बाद कौन सा? रॉल्स लॉ। देखिए, रॉल्स लॉ किसके लिए दिया गया? वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, जो खुद स्केप कर सकता है। पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विथ देयर मोल फ्रैक्शन। और इसी लॉ को हम लोग क्या नाम दे दिए थे? रॉल्स लॉ। ए कंपोनेंट के लिए ऐसा होगा, बी कंपोनेंट के लिए क्या होगा? पीवी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। देखिए, स्टेटमेंट तो आपके पास होगा ही। देखिए, नेक्स्ट क्या है कि रॉल्स लॉ लिखना है, लेकिन फॉर सॉलिड इन लिक्विड। जब हमसे कंडीशनल दे देगा रॉल्स लॉ सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड के लिए क्या था? रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी याद करिए, हम लोग क्या पढ़े थे? P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। देखिए, जब गैस इन लिक्विड बोलेगा
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिसॉल्विंग गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये हेनरीज का ही बात था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर याद होगा कि हम लोग पढ़े थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, द सॉल्यूशन दैट ओबे द रॉल्स लॉ एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द आइडियल, द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर हम क्या बताए थे कि आइडियल सॉल्यूशन में हर चीज हमको इक्वल टू लिखना है, जैसे देखिए PA is equal to P naught A into chi A. Total pressure is equal to PA plus PB. Delta volume mixing is equal to 0. Delta H mixing is equal to 0. सारा चीज हमको क्या लेना है 0, तो ये सब याद रखना है आपको। वॉल्यूम चेंज 0, इंथैल्पी चेंज 0। नॉन आइडियल में बताया था ये सब नॉट इक्वल टू। पॉजिटिव डेविएशन में बताए थे सब ग्रेटर देन, और नेगेटिव डेविएशन में सब बताए थे स्मॉलर देन। देखिए नेक्स्ट है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब भी याद रखिए फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, इसमें एसपीएम एकदम नेसेसरी। और डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, पार्टिकल्स यहां बोल सकते हैं क्योंकि वो गैस में भी एप्लीकेबल है और सॉल्यूशन में भी एप्लीकेबल है, तो ये आपको करना है। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट, टिबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग केबी बोलते थे। याद करिए कहां पढ़े थे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था, केबी इंटू स्मॉल एम। हम बताए थे कि जब केबी को डिफाइन करना हो इसके साथ वाले टर्म को 1 मान लीजिए। It is equal to the elevation in the boiling point when the molality of solution is 1, या 1 mole solute dissolve in 1 kg solvent। नेक्स्ट देखिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF है, इसको कहां पढ़े थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, सेम कंडीशन। नेक्स्ट क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर एक रिक्वायर्ड टू स्टॉप या प्रिवेंट ऑस्मोसिस, मतलब जो पार्टिकल ऑस्मोसिस में फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए हमको जितना प्रेशर चाहिए वो प्रेशर कहलाता था ऑस्मोटिक। देखिए व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस दैट गिव डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम देयर ओरिजिनल मोलर मास, और उसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, एबनॉर्मल मोल। और ये होने के लिए 3 कंडीशन का जरूरत है। पहला कंडीशन व्हेन सॉल्यूशन इज व्हेन सॉल्यूट इज डिसोसिएट इन सॉल्वेंट, जब हम सॉल्यूट को डालें और टूट गया। दूसरा कंडीशन है कि व्हेन सॉल्यूट इज एसोसिएट, और तीसरा कंडीशन था व्हेन सॉल्यूट इज हाईली कंसंट्रेटेड। क्या बताया, व्हेन सॉल्यूट इज हाईली कंसंट्रेटेड। सोचिए ये 3 कंडीशन है, जब वो डिसोसिएट हो गया, एसोसिएट हो गया, हाईली कंसंट्रेशन। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है मास फ्रैक्शन। ये क्या था, फ्रैक्शन वर्ड आ गया मतलब रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल मास। मोल फ्रैक्शन क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। व्हाट इज, देखिए सब जब भी लिखेंगे इसका यूनिट लिख देंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख देंगे, तो जो टीचर्स होगा उसको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्या है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, ये टेम्परेचर से इफेक्टेड है। नेक्स्ट क्या था, मोलैलिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, इट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट को जब हम मिलियन पार्ट में कंपैरिजन करते तब हम बोलते हैं उसको पार्ट्स पर मिलियन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखिए मोलैरिटी हम क्या सिखाए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और मोलैलिटी डू नॉट इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। देखिए व्हाट इज एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। तो when the non-volatile solute dissolve in a liquid component, that's boiling point increases. Such increase in boiling point is called what? Elevation in boiling point. और अगर नहीं आया तो हम बताए थे मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दीजिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। जहां नॉट लग गया वो प्योर, जहां नॉट नहीं लगा वो नॉन प्योर। ये सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कुछ नहीं है, यही डेफिनेशन लिख दे। इट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
with the boiling point of pure solvent. What is depression in freezing point? Delta Tf. It is the decrease in the freezing point of solution by dissolving solute. नहीं है तो बस ये लिख दीजिए T नॉट एफ माइनस टी एफ. देखिए इससे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स भी आएगा जरूर इसका. देखिए नेक्स्ट क्या आता है, Why dissolving of solute decrease the freezing point but increase the boiling point. हम क्या बताए थे कि कोई भी solute को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू बॉयल बट लेस एनर्जी टू फ्रीज. ऊपर जाने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, नीचे आना आसान हो गया. इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज, बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज. देखिए नेक्स्ट क्या था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? अब बताए थे कि सबसे इजी तरीका इसको याद रखने का, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. व्हाट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? दोज सॉल्यूशन दैट्स कंपोनेंट डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ. ये रॉल्स लॉ को दूर दूर तक नहीं मान रहा है, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट रिमेन कांस्टेंट एट द कांस्टेंट कंपोजिशन. ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या बताए, आइसोटोनिक, जिसमें दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए. किससे? याद रखिए, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक. व्हाट इज हाइपरटोनिक? जिसमें देखिए when the solution having higher concentration than RBC it is called the hypertonic. या greater osmotic pressure than the RBC और less osmotic pressure हो तो hypotonic. What is semi permeable membrane? A membrane that only allowed to pass the solvent particle but do not allowed to pass the solute particle. ऐसे membrane को हम क्या बोलते हैं, semi permeable membrane. देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या था, हम क्या बताए थे, इट इज द मिनिमम प्रेशर दैट अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड. सच मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट, वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या क्या था, तो नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर. देखिए याद रखिए ये सब कि नेचर ऑफ लिक्विड सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, और आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दूसरा क्या बताए थे, टेम्परेचर. तीसरा सरफेस एरिया, कंटेनर किस कंटेनर में, अगर बड़ा कंटेनर होगा तो याद रखना है क्या कि वेपर प्रेशर उसका हाई होगा, छोटा कंटेनर होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा. देखिए नेक्स्ट है डिफाइन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हम क्या सिखाए थे कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे वैसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. देखिए राइट डाउन द टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हम बताए थे 4 टाइप है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का. पहला रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर. देखिए यही 4 हम लोग के पास है क्या, बोलिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो ध्यान से लिखना है आपको सब चीज. व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, हम क्या पढ़े थे बताइए. कुछ नहीं आया तो बस सिंपल सा एकदम ट्रिक याद रख लीजिए. व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज आई, MC by MO. अभी नहीं कि गाली वाली नहीं देना, कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट टू द ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सोल्यूट, या नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट टू द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट. इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर. जब भी है उसका प्रॉपर्टीज लिख दीजिए. देखिए CaCl2 के लिए वेंट ऑफ फैक्टर हम कैसे सिखाए थे, इसका ब्रेकअप करना पड़ेगा. देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2, तो कैल्शियम पे 2 प्लस, क्लोरीन पे माइनस, बैलेंस करने के लिए 2. देखिए हम 1 मोल लिए, ये 1 ये 2. आई प्रोडक्ट में कितना बन गया, 1 + 2, रिएक्टेंट में कितना है 1, तो 3. देखिए K2SO4 का भी ब्रेकअप करना पड़ेगा. हम बताए थे कि SO4 एक रेडिकल्स है, जब भी तोड़ेंगे K पे +1 और SO4 पे 2 माइनस.
देखिए ये 2K प्लस, तो ये 2 और 1, इसका भी I का वैल्यू कितना आ गया 3। देखिए ग्लूकोज इज ए नॉन पोलर कंपोनेंट, नॉन पोलर के लिए I का वैल्यू बताए थे 1। एसिटिक एसिड को जब हम पानी में डालेंगे तो डिसोसिएट करता है, क्यों? क्योंकि एसिड है। CH3COO माइनस प्लस H प्लस। देखिए I का वैल्यू 1, ये 1 प्लस 1, I इज इक्वल टू 2। लेकिन ये एकदम ब्रेन में रखना है कि इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं कर सकता, इसलिए इसका वैल्यू थोड़ा कम होगा। देखिए नॉन पोलर में एसोसिएशन करता है, और जब एसोसिएशन करेगा तो CH3COOH एसोसिएट होकर के CH3COO का H का होल 2, यानी 1/2 इसका I का वैल्यू। देखिए क्लास में सारा बताए होंगे, कॉपी खोल करके बढ़िया से देख सकते हैं। ये लास्ट आवर में आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं बस, ताकि हम चाहते हैं कि आप जितना अच्छा से अच्छा कर सके। देखिए व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, हम बताए थे कि जब अप्लाइड प्रेशर अगर ग्रेटर देन हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से, व्हाट, व्हेन द अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जब हम इधर से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये जो फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल है ना वो उल्टा हो जाएगा। मतलब when the applied pressure is greater than from the osmotic pressure, then the flow of solvent particle from less concentration to more concentration या pure solvent to solution, such are called what, reverse osmosis। जिसमें जस्ट एकदम उल्टा हो गया, हाई से लो की तरफ नहीं जा रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहा है, और उस कंडीशन को हम लोग नाम दे दिए क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या नाम दे दिए, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ब्लड के प्यूरिफिकेशन में। तीसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका, क्या बताया था, याद करिए, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर के डिसैलिनेशन। व्हाट इज ऑस्मोसिस, जिसमें फ्लो ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, किधर से किधर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होना चाहिए लो कंसंट्रेशन या लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस, एसपीएम के थ्रू, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। जिसका हम बेस्ट एग्जांपल बताए थे, किशमिश को जब हम लोग दूध में रखते स्वेल कर जाते, क्यों, यही ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, इंडो और एक्सो। इंडो में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटर इनटू मेम्ब्रेन, अगर सॉल्वेंट मेम्ब्रेन में इंटर कर रहा है तो इंडो ऑस्मोसिस, और एक्सो मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से आउटसाइड जा रहा है। क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन से आउटसाइड जा रहा है। देखिए नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोसिस के फ्लो को रोकने के लिए हमको जितना एक्स्ट्रा प्रेशर का जरूरत पड़ता है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक, मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोसिस, सच एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसे देखिए आपको पूरा तैयारी करना पड़ेगा। ये हो गया एक चैप्टर का। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, मेटालिक कंडक्टर का डिफरेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का डिफरेंस। हम लोग क्या पढ़े थे कि जब करंट ना विदाउट डिकम्पोजिशन से अगर पास हो रहा है मेटल से विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड द मेटालिक कंडक्टर। और क्या पढ़े थे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्रॉस सेक्शन एरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ ये डिक्रीज करता था। आयनिक कंडक्टर क्या था, व्हेन द करंट इज पास थ्रू विद द हेल्प ऑफ आयन, कोई भी सॉल्यूशन से जब हम करंट पास करते हैं आयन के मदद से, दैट्स आर कॉल्ड द आयनिक कंडक्टर। और ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डाइल्यूशन का, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्या था, मोलर कंडक्टिविटी। याद करिए, व्हेन द कंडक्टिविटी इज मेजर फॉर द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ओवर मोलर कंडक्टिविटी। हम लोग क्या पढ़े थे कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन का, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। अब ये बताए थे कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन बट वेरी स्मॉल, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन वेरी लार्ज, यानी दोनों कंडीशन पे इंक्रीज करेगा। तो ये इफेक्ट लिखना है। व्हाट इज कॉल्ड राउस लॉ, याद करिए,
सबसे पहले तो याद रखना है कि इट इज गिवन टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या? और ये था क्या? इट इज द स्टियोशियोमेट्रिक सम। स्टियोशियोमेट्रिक सम का मतलब होता है, सोचिए एक कंपाउंड है AXBY, पहले इसको ब्रेक करना होगा, A पे Y प्लस B पे X माइनस। हम क्या बोले थे, जब डिवोर्स होगा तो इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके ऊपर। A कितने बार है X, B कितने बार है Y। अब अगर इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो इस सबको जोड़ना पड़ेगा जितने बार, इसलिए हम बताए थे इट इज द स्टियोशियोमेट्रिक सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल प्रोड्यूस आयन बाय दैट इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जितना आयंस बना इंडिविजुअली सबको निकाल करके ऐड कर देना, और यही कहलाता था क्या, कोलराउस लॉ, जिसका एप्लीकेशन बताए थे हेल्प टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में जिसका फॉर्मूला लेमडा एम सी बाय लेमडा एम नॉट गिवन कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर था डिसोसिएशन कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। क्या था? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस में दो लॉ पढ़ना होता है, फर्स्ट और सेकंड। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाइए। फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि मास ऑफ द डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज का। जिसको हटाते हैं तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू Q, जहां Q क्या था, Q इज इक्वल टू IT। देखिए जब Q इज इक्वल टू चार्ज है, हम चार्ज को हटा के क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। सेकेंड लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि रेशियो ऑफ WA बाई WB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। देखिए ये था, व्हाट इज Z? Z is a constant called ECE, electrochemical equivalent constant. So WA by WB, ratio of the mass of deposited or liberated electrode is the ratio of their electrochemical equivalent. जिसको हम लिख सकते हैं W directly proportional to Z या Z directly proportional to Q। यानी जितना हम चार्ज देंगे उसके अकॉर्डिंग ही डिपॉजिट हो सकता है कौन, मास ऑफ इलेक्ट्रोड। कौन? मास ऑफ इलेक्ट्रोड। ये एकदम ब्रेन में बैठा लेना, ये चेंज नहीं हो सकता है। देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज 1 फैराडे। तो चार्ज ओवर 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, चार्ज ओवर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जिसको कैलकुलेट करने से वैल्यू आया था 96,500 कूलम। ये याद रखना है कि 1 फैराडे का इतना ही वैल्यू लेना है। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या था, डिराइव द रिलेशन बिटवीन ई नॉट और के सी। अगर याद होगा तो 303 RT NF लॉग के सी। क्या? लॉग के सी। अगर यही हम लोग को बोलेगा कितना केल्विन पे, 298, तो हम बताया हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग के सी। ये रिलेशन है इसके बीच का। देखिए नेक्स्ट अगर हमको रिलेशन दे ई नॉट का डेल जी, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और डेल जी नॉट मतलब गिव्स फ्री एनर्जी। तो रिलेशन याद करिए हम लोग क्या पढ़े थे, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई नॉट क्या था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एफ क्या था, फैराडे कांस्टेंट। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन क्या दे रहा है, राइट द नस्ट इक्वेशन ZnFe2+ का नस्ट इक्वेशन लिखना है, बैलेंस करने के लिए 2 चाहिए। देखिए जब हमको नस्ट इक्वेशन लिखने बोलेगा तो हम लोग क्या पढ़े थे, पहले n का वैल्यू निकाल लीजिए, n निकल गया फटाफट। अगर n इज इक्वल टू कितना है 2, देखिए 0 से 2+ जा रहा था, n इज इक्वल टू 2, टेम्परेचर ले लेना है 298 केल्विन। तो हम लोग पढ़े थे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयन, मतलब Zn2+ ऊपर, नीचे किसको रखना है, Fe2+ को। और देखिए पावर में 2, वैसे यहाँ पे Fe3+ भी रखना होगा क्योंकि ये भी तो आयन है, और पावर में 2। खाली सिर्फ जो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस को हम लोग यहाँ नहीं ले सकते। देखिए नेक्स्ट क्या है, राइट द रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के टाइम में क्या रिएक्शन होता था, देखिए एट एनोड पर पहले लिखना है, याद करिए एनोड पे क्या था, Pb प्लस SO4 2 माइनस, जो फॉर्म करता था PbSO4
+2 इलेक्ट्रॉन, और यही 2 इलेक्ट्रॉन देखिए ट्रांसफर होता था कैथोड के पास, जहां रिडक्शन होना है किसका, PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है PbSO4 प्लस 2H2O। देखिए नेक्स्ट याद करिए क्या पढ़ना है आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या बताया था, इट इज द प्रोसेस ऑफ द डिकेइंग और डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सरफेस एज ए फॉर्म ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड, मतलब जंग लगना है, किसी भी मेटल का डीके और डिकम्पोजिशन हो जाना, किसके चलते, अनडिजायरेबल कंपाउंड के बनने के चलते, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। जितना फैक्टर हम बताए थे सब लिखना है। पहला क्या फैक्टर था, नेचर ऑफ मैटर। दूसरा क्या था, एटमॉस्फेरिक रिएजेंट जैसे वाटर, बरसात में ज्यादा रस्टिंग होता है इन कंपैरिजन टू गर्मी। तीसरा फैक्टर क्या बताया था, एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन में रस्टिंग हमेशा फास्ट हो जाता है। तो ये सारा फैक्टर आपको लिखना, बेंट, स्क्रैच, रफनेस, ये सब। देखिए वाई मर्क्यूरी सेल इज बेटर देन ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल बेटर है ड्राई सेल से, क्योंकि दो रीजन है। पहला, ड्राई सेल का करंट हमेशा फ्लैक्चुएट करता है, वेरिएबल करंट देता है। दूसरा कि ड्राई सेल को ज्यादा देर तक अगर हम लोग किसी भी कंटेनर या किसी भी डिवाइस में छोड़ते हैं जिसमें रस्टिंग होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। मर्क्यूरी सेल पहला, इट होल लाइफ इट गिव द कांस्टेंट करंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट करंट देता है। दूसरा, मर्क्यूरी सेल कभी भी रस्टिंग नहीं प्रोसीड कर सकता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पूछेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन पूछ रहा है कि कैसे होता है। तो रस्टिंग को बता देना है डेफिनेशन, उसका मैकेनिज्म लिख देना है। अगर आ गया तो ऐसे जैक बोर्ड में बहुत कम आएगा मैकेनिज्म। देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ओवर मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या आता है, घटता है। एकदम ये ध्यान रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होगा, क्योंकि डिपेंड अपॉन व्हाट, हम बताए थे मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द मोबिलिटी ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन टुवर्ड अपोजिट। तो जितना पतला सोल्यूशन होगा उतना मूवमेंट फास्ट होगा। और कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, किस पे, नंबर ऑफ आयंस पे। तो ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ओवर मोलर कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग, और ये वाह नहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कौन, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको देख करके जाना है सब एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्ट ब्रिज क्या है और SHE। सॉल्ट ब्रिज हम बताए थे क्या है, जो दो हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और व्हाट इज SHE, इट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका फुल फॉर्म था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमेशा हेल्प करता है टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर। ई नॉट वैल्यू, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्स्ट इक्वेशन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल आना ही आना है नर्स्ट इक्वेशन। देखिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का इंपॉर्टेंस सब क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। व्हाट इज द एवरेज एंड इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन इसका, एवरेज कभी निकालने भी दे सकता है। एवरेज याद रखिए, एवरेज का मतलब है व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एट द टू गिवन टाइम इंटरवल, T1 भी पता है, T2 भी पता है। और जब हम वेरी स्मॉल टाइम या इंस्टेंट टाइम के लिए निकालते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेनियस या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए जीरोथ ऑर्डर का डेफिनेशन, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट पावर पे। नेक्स्ट सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें the reaction contain the more than one reactant term, but the rate of reaction is depend upon the concentration of only one reactant term। इसलिए इसका सूडो। एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेट होने में खर्च होता है। देखिए मॉलिक्यूलरिटी, जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उसके लिए पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरोथ ऑर्डर का, बढ़िया से निकाल करके प्रूफ करना है। K इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय T, यही था जीरोथ ऑर्डर के लिए। वैसे इफ ऑर्डर के लिए क्या पढ़े थे, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में एप्लीकेबल कराए थे।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरोथ ऑर्डर। तो जीरोथ ऑर्डर के लिए हम लोग टी हाफ क्या प्रूव किए थे, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k। बस ये सब देखना है, एग्जाम के लास्ट आवर में आपको रिवीजन करना है ये सब। देखिए, डिराइव द इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या जीरो हो सकता है, हम लोग बोलेंगे नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी नेवर बी जीरो, कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच क्या डिफरेंस है, बट पेज बंटवारा करेंगे। ऑर्डर क्या था, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन रेट इक्वेशन। मॉलिक्यूलरिटी क्या था, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑर्डर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 फ्रैक्शन कुछ भी, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू सिर्फ 1 2 3, ना तो जीरो हो सकता है ना फ्रैक्शन हो सकता है। ऑर्डर याद रखना है क्या, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से निकलता है, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन। इसलिए ऑर्डर ना सिंपल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सब में काम करता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिंपल रिएक्शन में काम करता है। मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली फॉर द सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है। अब बता दी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है तो उसमें से एक स्टेप सबसे स्लोएस्ट होता है, और उसी स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए कि इफेक्टिव और इलास्टिक कॉलिजन, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कॉलिजन करता है, जब एनर्जी का अदला बदली होगा, दोस कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट एक्सचेंज द एनर्जी एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा वो इफेक्टिव, जो नहीं पहुंचेगा वो इलास्टिक। जैसे हम पढ़ा रहे, अगर आप तक ये पहुंच जाए और आप अच्छा से तैयारी कर लेते इफेक्टिव, और अगर नहीं पहुंचा, नहीं तैयारी कर पाए, तब तक ये इलास्टिक। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर द रेट ऑफ रेट कांस्टेंट। जो आर्हेनियस इक्वेशन है, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT, और इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए यार, एक्सप्लेन द इक्वेशन टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी। ये टू डिफरेंट इक्वेशन में याद करिए, हम लोग क्या पढ़े थे, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, दो तो प्रूफ करने के लिए हम लोग पढ़े थे, T 75%, देखिए T 75% दुगना होता है T 50% का। आराम से हम बताए थे कि दो अलग अलग इक्वेशन तैयार करिए, एक 75% के लिए, एक 50%। कैसे, इनिशियल कंसंट्रेशन मानना है 100, उसके बाद दो इक्वेशन बनाना है, फिर आराम से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, T 99% इज इक्वल टू 10। सेम, पहले इसके लिए एक इक्वेशन बनाई, इसके लिए एक इक्वेशन बनाई, दोनों का रिश्ता निकालना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को एक दूसरे से बस रेशियो में निकाल दीजिए। एक रूम में दोनों को बंद कर देंगे, अपने रिश्ता पता चल जाएगा अच्छा है कि खराब है। ऐसे दोनों को डिवाइड कर दिया, जिसको मरना है मर जाएगा, कटना है कट जाएगा, जो आ जाएगा वो रिलेशन हो जाएगा। देखिए कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चंस दे देगा, यहां पे ये H नहीं होगा, 2NH3 बोलेगा फाइंड प्लैटिनम सरफेस, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम बताए थे कि जब जब कभी भी कोई भी कैटालाइसिस रिएक्शन आ जाए तो जीरोथ ऑर्डर, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। और यूनिट ऑफ के हमेशा ऑर्डर पे डिपेंड करता है, अगर ऑर्डर 0 है तो यूनिट ऑफ के वैसे निकालना है। देखिए फॉर द रिएक्शन H2 प्लस Cl2 H न्यू के प्रेजेंस में, फिर अगर ऑर्डर पूछे तो 0 क्योंकि कैटलिस्ट है। मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 2, फिर इसका यूनिट निकाल देना है। तो देखिए ऐसी आपको तैयारी करना पड़ेगा। सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में कौन कौन आता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन का, रॉल्स लॉ का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन। देखिए क्लास में सारा हम बताए, उसको बस आप रिकॉल करिए, फॉर्मूला सारा को देखिए, और हम उसमें भी वीडियो भी डाल दिए कि कौन कौन सा टॉपिक जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल्स एक दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है नर्स्ट इक्वेशन। जब नर्स्ट इक्वेशन हो जाए तो हम बताए थे फैराडेज लॉ, जब फैराडेज हो जाए तब कोलराउस लॉ, एकदम तय है किसका न्यूमेरिकल्स आना है। वैसे केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जितना न्यूमेरिकल्स हो सकता है उतना बने, फाइंड द टाइम निकालना, के निकालना, उसके लिए
और उसके लिए हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि इसके लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक बार बढ़िया से उसको देख लीजिए, रिवीजन करके जाइए, और एग्जाम के लिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से नंबर लाइए, सब कुछ कर दीजिए।